नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी घर बाई विवेक सर की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2020 की न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राष्ट्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से गरीब मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले जो मजदूर वर्ग है उनको भोजन की समस्या ना हो, इसके लिए इन्हें नवंबर महीने तक के लिए राशन उपलब्ध कराने की गवर्नमेंट ने ये स्कीम को बढ़ाया गया है। दोस्तों, इस स्कीम के माध्यम से हर प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति महीना देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में बताया कि उन्होंने इस योजना को पूरा करने में करीबन 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए किया गया 6वां संबोधन है। भारत 1 जुलाई से अनलॉक 2 चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। दोस्तों, इस न्यूज़ में अपन को ये ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का नाम जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसको नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इससे करीबन 80 करोड़ लोगों को इस योजना का फ़ायदा मिलने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 चाइनीज ऐप जिनसे लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी को, उनके डेटा को खतरा था, उन ऐप को बैन करने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 59 ऐप को ब्लॉक करने का फैसला किया है। दोस्तों, भारत सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन्होंने अपने डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए तथा भारत की एक सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये ऐप 30 जून के बाद भारत में नहीं चलेंगी। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इसी न्यूज़ से अपन फैक्ट चेक करते हुए चलेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री हैं, उनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद जी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है धोत्रे संजय शामराव। दोस्तों, अपन को यहाँ दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी कि आईटी मंत्री जो सेंट्रल में हैं वो रविशंकर प्रसाद हैं, और जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है धोत्रे संजय शामराव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है उद्धव ठाकरे। जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन वाली सरकार बनी हुई है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट, इसका नाम है प्लेटिना। दोस्तों, अपन को यह याद रखना है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये कोविड-19 के जो पेशेंट है कि दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना पेशेंट हैं। इसको देखते हुए
दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। दोस्तों, राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा, शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 बीएमसी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो, और चिकित्सा, शिक्षा और ड्रग्स विभाग द्वारा 21 सेंटर बनाए गए हैं जो इसकी टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों, ये इस न्यूज़ में सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो सरकार का नाम है महाराष्ट्र। और अगर यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, जिस हिसाब से कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, अब मध्य प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा अभियान है, जिसके अभियान के तहत डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हर प्रत्येक घर में जाके, हर घर के पास जाके वहाँ लोगों के कोरोना की जांच करेंगे। यह एक बहुत बड़ा अभियान है। इस अभियान का नाम किल कोरोना अभियान है। दोस्तों, इस अभियान की जो शुरुआत हुई है वो 1 जुलाई से हुई है। दोस्तों, यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगछू पनबिजली परियोजना। दोस्तों, सबसे बड़ा नाम यहाँ ये याद रखना होगा कि परियोजना का नाम क्या है? खोलोगछू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, बिजली परियोजना के लिए भारत और भूटान द्वारा भूटान के अंदर, सबसे पहले तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि ये परियोजना कहाँ लागू हुई है? तो वो परियोजना भूटान के अंदर लागू हुई है। और किस किस के बीच में है? भारत और भूटान के बीच में। दोस्तों, इस परियोजना का नाम क्या है? खोलोगछू पनबिजली परियोजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी न्यूज़ में। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की उपस्थिति में भूटानी और भारत सरकार के बीच खोलोगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, एग्रीमेंट में अपन आगे बढ़ते हैं। यही कि तो इस सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये बनती है कि भारत और भूटान द्वारा भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगछू पनबिजली परियोजना पर। दोस्तों, खेल की दुनिया में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कि जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर जिनका नाम मारियो गोमेज ने संन्यास का ऐलान किया था। दोस्तों, सबसे पहले मारियो गोमेज कौन है? ये एक फुटबॉलर है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? इस देश का नाम है जर्मनी। इन्होंने अभी संन्यास लिया है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मारियो गोमेज कौन है? सबसे पहला फुटबॉलर है और किस देश के हैं? जर्मनी से। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मारियो गोमेज कौन है? तो उनका नाम, वो फुटबॉलर है और वो किस देश के हैं? तो वो जर्मनी के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण, दिग्गज कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन हो गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी के सावली गांव में उनका जन्म हुआ था। वे कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षा के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्हें 2010 में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, तो सिर्फ अपन को ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है अपना, गीता नागभूषण कौन है? तो वो एक कन्नड़ लेखक थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया।
आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गुडनी जॉनसन को फिर से आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों आइसलैंड में जो अभी चुनाव हुए थे उन चुनाव में गुडनी जॉनसन को आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। जॉनसन है जो इतिहास के प्रोफेसर रहे हुए हैं। दूसरे 4 साल के कार्यकाल में 221 वोटों में से 92.2% वोट हासिल किए गए हैं। दोस्तों यह आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनावों के इतिहास में अधिकृत वोटों का दूसरा सबसे बड़ा अंतर है। उच्चतम अंतर से जीत 6% का रिकॉर्ड बिगदेश फिनवोगटर का है, जो 1988 में लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई दुनिया की पहली महिला है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुडनी जॉनसन। इसको ये याद रखने की चीज़ है। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों 1 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों देश के डॉक्टरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पहली बार जुलाई 1991 में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि का प्रतीक राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मानवता की सेवा करने हेतु डॉक्टर और चिकित्सकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस 2020 के डॉक्टर दिवस की जो थीम थी वो थी कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि सब राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? जुलाई 1991 में मनाया गया था। और एक किसकी पुण्यतिथि का प्रतीक है? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो सबसे प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक थे और पश्चिम बंगाल के पूर्व CM भी रहे थे। दोस्तों और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बनती है कि साल 2020 का थीम क्या है? तो वो थीम है कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय माई होम माई स्कूल अभियान शुरू किया है। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के अंदर किल कोरोना स्कीम भी लागू की गई है। अब दूसरा जो अभियान शुरू किया गया उस अभियान का नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों में नियमितता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके तहत बच्चों को स्कूल जैसे माहौल में घर पर पढ़ाया जाएगा। राज्य 6 जुलाई से कक्षाएं फिर से शुरू करने जा रहा है, जिससे छात्रों को घर पर स्कूल के वातावरण का अनुभव होगा। दोस्तों यह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों कल हमने मध्य प्रदेश के बारे में एक फैक्ट चेक किया था कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनका नाम लालजी टंडन जी था। वो उनकी अस्वस्थता के कारण उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों हर न्यूज को अपन को फैक्ट चेक करना है, जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर क्वेश्चन में से हर लाइन से आपको क्वेश्चन मिल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 36वां द्विवार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। द्विवार्षिक एशियन जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शिखर सम्मेलन का 36वां संस्करण वर्चुअल वियतनामी PM गुयेन जुआन फुक की अध्यक्षता में किया गया। दोस्तों सबसे पहला कोई क्वेश्चन ये बनता है कि आसियान है, आसियान का अध्यक्षता किसने की थी? तो वो वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक की अध्यक्षता में हुई थी। दोस्तों इस बार के आसियान का जो विषय था वो था कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। दोस्तों शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी से रिकवरी के बाद और भागीदारी के साथ आगे सहयोग पर केंद्रित है। ये अप्रैल 2020 में वियतनाम के डा नांग में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण से स्थगित किया गया। दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी न्यूज़ बनती है कि आसियान होता क्या है। तो आसियान की फुल फॉर्म है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोस्तों ये हमेशा 2 वर्ष में एक बार होता है। इस बार के जो इसके अध्यक्ष थे वो थे वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
भारत और बांग्लादेश ने एलपीजी के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्घाटन किया। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने एलपीजी व्यवसाय हेतु 50-50 पार्टनरशिप में संयुक्त उद्यम कंपनी JBC के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मध्य पूर्व, दुबई और बांग्लादेश में एलपीजी की सबसे बड़े धारक RR होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच हुआ। दोस्तों, सबसे पहले ये याद रखना है कि ये समझौता किस किस के बीच में हुआ है, तो वो समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। और दोस्तों, भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बांग्लादेश के RR होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच में ये समझौता हुआ है। दोस्तों, इस न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। यह भारत की पड़ोस पहले नीति के तहत हस्ताक्षरित किया गया है। यह बांग्लादेश में एलपीजी के आयात की लागत को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए इसे और अधिक किफ़ायती बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बांग्लादेश के RR होल्डिंग लिमिटेड के मध्य ये समझौता हुआ है। इस समझौते में 50-50% पार्टनरशिप में संयुक्त उद्यम कंपनी JBC, जॉइंट कंपनी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन ने आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर थे उनका नाम था C रंगराजन जी। उनको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया गया था पर उनके योगदान हेतु आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस बार के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर RBI के पूर्व गवर्नर थे, उनको सम्मानित किया गया था। उन्हें RBI के उप गवर्नर और गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था और वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। दोस्तों, वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के भी अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों, उनकी इन उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें साल 2020 का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया, जो सांख्यिकी दिवस के अवसर पर दिया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर स्विगी मनी डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। दोस्तों, स्विगी ने अपनी डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने हेतु ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि स्विगी ने किस बैंक के साथ अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, तो उसका नाम है ICICI बैंक। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्विगी ने ICICI बैंक के साथ अपना जो वॉलेट लॉन्च किया उस वॉलेट का नाम क्या है, तो उस वॉलेट का नाम है स्विगी मनी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज़ पर। यह इसके प्लेटफॉर्म पर सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव को सक्षम करेगा, जो ग्राहकों को स्विगी पर सभी फुल ऑर्डर हेतु पैसे स्टोर करने और परेशानी मुक्त भुगतान की सुविधा मिल सकेगी। ये ICICI बैंक की इंस्टा वॉलेट सेवा से संचालित है। दोस्तों, ये लाइन याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो स्विगी मनी है वो ICICI बैंक की इंस्टा वॉलेट सेवा से ऑपरेट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम का पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो नौकरी की तलाश करने वाले लोग हैं, उनको सामान्य मंच पर जो जॉब देते हैं, नियोक्ता हैं, उनके साथ उनको कनेक्ट करेगा स्किल कनेक्ट फोरम। ये दोस्तों, ये नौकरी की तलाश करने वाले लोग और जो नौकरी प्रोवाइड कराने वाले नियोक्ता होते हैं, इनके बीच जो अंतर होता है उस अंतर को कम करके जो मार्केट में जॉब अवेलेबल है उन जॉब के बारे में जानकारी देगा। दोस्तों, इस पर रजिस्ट्रेशन हुआ, इस साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिस रजिस्ट्रेशन में आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कौशल सेट, अन्य विवरण को अपलोड करके उस हिसाब से आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको काम ढूंढने में ये मदद कराएगा। दोस्तों, ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें सही लगी हों तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।